बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था मोटिवेशन के चैप्टर में? जॉब सेटिस्फैक्शन मोटिवेट्स पीपल। आपने मैस्लो की नीड थ्योरी में पढ़ी, उसमें आपने स्टीम नीड्स के साथ जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पढ़ी। अब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे करानी है एक एम्प्लॉय, हाउ टू नो वेदर द एम्प्लॉय इज सेटिस्फाइड विद द जॉब और हाउ टू मेक श्योर दैट ही इज satisfied with the job. We get this understanding by understanding more or learning about employees' behavior. वैसे बिहेवियर का मतलब क्या होता है भाई? बिहेवियर होता क्या है? सर किसी सिचुएशन में जो रिएक्शन आए किसी की तरफ से। बिल्कुल, किसी सिचुएशन में जो हम रिएक्शन देते हैं वो हमारा बिहेवियर कहलाता है। अब बेटा क्या हम जब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की, हमने एक तो वहाँ पे भी कहा था ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को जब हमने डिस्कस किया था कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक ऐसा कल्चर होता है जिसके, यह एक ऐसी चीज़ होती है जिससे रिलेटेड तमाम एम्प्लॉयज़ को जिससे रिलेट करना होता है। वहाँ पे हर किस्म की डाइवर्सिटी, हर किस्म की नेचर का पर्सन रिलेट करता है और उस कल्चर को अडॉप्ट करता है। अब बेटा बिहेवियर्स डिफरेंट होते हैं बिकॉज एवरी पर्सन इज यूनिक। कभी दो पर्सन सेम एक जैसे नहीं हो सकते, पीपल डिफरेंट होते हैं, पीपल टेंड टू बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस। अब मैं जिस तरीके से एक ऐसे पर्सन को मैनेज कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि चलो जी कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो जिनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि दे वर्क बेटर इन प्रेशर सिचुएशंस। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं दैट पैनिक इन प्रेशर सिचुएशंस। अब मैं जब उन्हें मैनेज कर रहा हूँ तो क्या मैं एक ऐसे एम्प्लॉय को पैनिक सिचुएशन दूंगा जो पैनिक कर जाता है? नहीं, नहीं देनी चाहिए, बिकॉज दैट विल रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट एम्प्लॉय। तो मैं उसको पैनिक सिचुएशन से बचाऊंगा, मैं ऐसे एम्प्लॉय को पैनिक सिचुएशन दूंगा जो ये प्रेशर सिचुएशन दूंगा जो प्रेशर सिचुएशन को अच्छा हैंडल करता है और ज़्यादा एफिशिएंटली हैंडल करता है। तो हर एम्प्लॉय को उसके मुताबिक जब मैंने डील करना है, मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ की नेचर, एम्प्लॉयज़ की हर इंडिविजुअल जो है तो वो यूनिक है, डिफरेंट फ्रॉम दी अदर। सबकी अपनी अपनी नीड्स हैं, सबके इंटरेस्ट हैं। नीड्स आइडेंटिफाई करूंगा, रिवॉर्ड्स अच्छे सेट कर सकूंगा। तो ये तो क्लियर हुआ कि हमें क्यों एम्प्लॉय बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ये देखने के लिए कि कौन सी चीज़ उसे जॉब स्ट्रेस देगी, कौन सी चीज़ जॉब सेटिस्फेक्शन देगी, उसकी नीड्स क्या हैं, उसको रिवॉर्ड्स कैसे देने हैं। हर पर्सन यूनिक है, हर पर्सन को मैनेज करने का वे यूनिक है। फिर बेटा एम्प्लॉय बिहेवियर पे उसकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता है। पर्सनैलिटी, हम अगर इन डेप्थ जाएँ तो हम कहते हैं पर्सनैलिटी में दो चीज़ें शामिल होती हैं, नेचर ऑफ द पर्सन एंड नर्चर ऑफ द पर्सन। नेचर, this is something that we inherit, something that we inherit from parents. नर्चर, नर्चर क्या होता है भाई? गाइस, व्हाट इज meant by nurture? सिंपल सा वर्ड है।
मेरी आवाज आ रही है? जी सर। बेटे नर्सरिंग कहाँ से होती है? हमारी इन्वायरमेंट से, डिफरेंट सिचुएशन से जिनमें हम जीते हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। नेचर इज समथिंग बायोलॉजिकल। Nature is something that we gain from environment, that we gain from experience. ये दोनों चीजें मिलकर इंसान की पर्सनैलिटी बनाती हैं। My looks or my nature, something inherited. How I behave with people, what have I learned through my life, throughout my life, that is called nature. अब बेटा हमें एक एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करना है इन ऑर्डर टू रीच साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट। इन ऑर्डर टू रीच साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट। साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट ये क्या? मेंटल अंडरस्टैंडिंग। मेंटल अंडरस्टैंडिंग से क्या मुराद है? व्हाट कैन दिस एम्प्लॉय add to the organization and what does he want back from the organization? एम्प्लॉय की नेचर को बेटा देख के फिर ये अंडरस्टैंड करना है कि एम्प्लॉय के बिहेवियर को, उसकी पर्सनैलिटी को देख के ये अंडरस्टैंड करना है या एक इस पॉइंट पर पहुंचना जिसमें हम ये फैसला करते हैं कि इस एम्प्लॉय से ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होना है और ऑर्गेनाइजेशन से ये एम्प्लॉय क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए होता है किसी एम्प्लॉय से? कमिटमेंट, एफर्ट, नॉलेज, स्किल्स, लॉयल्टी। एम्प्लॉय को क्या चाहिए होता है? रिवॉर्ड्स, चाहे वो मॉनिटरी हैं, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं, रिकॉग्निशन है, पर्सनल ग्रोथ है। तो अभी तक बेटा हम इस चैप्टर में जो बात कर रहे हैं, हम पहले तो ये पॉइंट बिल्ड करने की कोशिश की कि एम्प्लॉय बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी क्यों है। फिर हमने देखा कि एम्प्लॉय बिहेवियर पे किस चीज़ का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, तो हमने कहा उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करना है हमने, इफ़ वी वांट टू मैनेज हिम। फिर हमने कहा कि पर्सनैलिटी में भी दो कंपोनेंट्स हैं, नेचर भी और नर्चर भी। नेचर में समथिंग दैट इज इनहेरिटेड एंड नर्चर में समथिंग दैट द एनवायरनमेंट हैज़ गिवन हिम। फिर हमने कहा कि हमने एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी समझनी क्यों है? इन ऑर्डर टू रीच साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट और मेंटल अंडरस्टैंडिंग, in order to identify what can that person add to the organization and what he expects from the organization to add back to his life. अब इसके बाद बेटा इस चैप्टर में छोटे छोटे हैज़र्ड किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो डिस्कस तो हम सारे करते हैं। कुछ बिजनेस कम्युनिकेशन वाली चीज़ें आएंगी, परसेप्शन क्या होती है, फिर जनाब कुछ हमारे पास परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि इम्पोर्टेंट हैं पढ़ना। फिर एटीट्यूड क्या होता है, ये भी बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था, वही रिपीट होगा। एटीट्यूड की टाइप्स देखेंगे इस चैप्टर में। ये पहले कॉन्सेप्ट्स तो आप थोड़े थोड़े अपने माइंड में हम जैसे क्लियर करते जाएंगे वो करते जाएं। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा लास्ट पार्ट होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब स्ट्रेस, ये दो चीज़ें। तो अभी हम लोग इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। अब अगर मैं, सारे मेरे बच्चे जो बैठे हैं वो AFC के चैंप हैं। हाँ भाई, कोई बच्चा मुझे ज़रा ये बताए, FSC में आप लोगों ने, FSC कह रहा हूँ सॉरी, AFC में आप लोगों ने पढ़ा था, परसेप्शन क्या है? चैप्टर 4 में पढ़ा था। Sir, how we view the outer world? Yes, sir. The way you perceive things. The way we perceive things.
the way we interpret the world, वो हमारी परसेप्शन कहलाती है। परसेप्शन वो प्रोसेस है थ्रू विच वी अंडरस्टैंड or interpret something or the way we attach meanings to something. अच्छा, क्या बेटा सबकी परसेप्शन सेम होती है? एक ऑब्जेक्ट है, उसको देख के सब लोग एक ही चीज परसीव करेंगे? ये परसेप्शंस डिफरेंट होती हैं। सर डिफरेंट होते हैं। Perceptions differ. Why? क्योंकि तो लोगों की बिलीव्स आई थिंक डिफरेंट वैल्यूज वगैरह डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनकी परसेप्शन भी डिफर करती है। लोगों के बिलीव्स डिफरेंट होते हैं, लोगों के वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। आपने कहा लोगों के पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं। हाँ भाई, किसी को अब रुबाब और सना के अलावा किसी को याद हो, व्हाट आर पर्सपेक्टिव्स? पर्सपेक्टिव्स हरीम, हमजा, तकदीस। सुन रहे हो? पॉइंट कोई ऑफ और व्यूज आपके पॉइंट ऑफ व्यूज? बिल्कुल। पर्सपेक्टिव्स हमने कहा था द लेंस थ्रू विच वी सी द वर्ल्ड। पॉइंट ऑफ व्यूज सेम चीज की डिफरेंट परसेप्शन होती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। एक ही चीज हमें अच्छी लग रही होती है एक पर्सपेक्टिव से, वही चीज किसी दूसरे पर्सन को गलत लग रही होती है किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से। आपके पास जितने इस टाइम देखें तो सोशल डिस्कशन के इश्यूज हैं, उस पर लोगों के डिफरेंट परसेप्शंस क्यों हैं? बिकॉज ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। कोई लिबरल पर्सपेक्टिव से देख रहा है तो कोई कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव से देख रहा है, कोई देख रहा है पर्सपेक्टिव से रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देख रहा है, कोई साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देख रहा है, कोई फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को देख इंटरप्रेट कर रहा है, कोई एंटी फेमिनिस्ट जो है तो पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट परसेप्शंस ऑफ पीपल डिफर। अब एक चीज़ अगर मैं कोई एक स्टेप लेता हूँ तो उसका मेरे एक एम्प्लॉय के माइंड में कोई और इमेज बनेगा, कोई और वजह या कोई और ट्रांसलेशन होगी, इंटरप्रिटेशन होगी, दूसरे के माइंड में कोई और होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बेटा ये जो परसेप्शंस होती हैं, परसेप्शंस, इस प्रोसेस को हम स्टार्ट कैसे करते हैं? हम चीज़ों को परसीव करने से पहले सबसे पहले तो बेटा हमने उन चीज़ों को स्टिमुलस रिसीव करना है। स्टिमुलस हम किस चीज़ से रिसीव करते हैं? सर एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट से किस चीज़ के थ्रू रिसीव करेंगे? बिल्कुल, रिसीव स्टिमुलस और इंटरप्रिटेशन our senses। फिर क्या होता है? we organize the information that we are receiving। फिर क्या होता है? we start interpreting it। और इंटरप्रिटेशन पे फिर हमने कहा डिफरेंट हमारे पास ऐसे फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं। हमारे एटीट्यूड्स,
हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारे बिलीव्स, हमारी वैल्यूज़, हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन, ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं फिर हमारी इंटरप्रिटेशन को बेटा। अब बेटा जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जो परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स का है। उससे पहले मैं आप लोगों को जो टॉपिक्स हैं वो थोड़ा सा बता दूं कि ये आपकी बुक में गिवन है कि 3 स्टेजेस ऑफ परसेप्शन प्रोसेस। बेटा 3 स्टेजेस ये भी हमने सामने लिखे हैं। एक जो हम डेटा रिसीव करते हैं उसको सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं कहते हैं। फिर बेटा उस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं हम अपने माइंड में ताकि हम उसको इंटरप्रेट कर सकें, उसको ऑर्गेनाइजिंग स्टेज कहते हैं। फिर तीसरा इंटरप्रिटेशन की स्टेज है जिसमें बेटा ये सारे फैक्टर्स उस पर असरअंदाज होकर हम चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं। फिर बेटा सेंसेशन और परसेप्शन में डिफरेंस दिया हुआ है। ये छोटे छोटे अगर शॉर्ट क्वेश्चन जो बनाता है तो उसकी फॉर्म में आ सकते हैं बेटा। सेंसेशंस क्या है, परसेप्शंस क्या है। सेंसेशंस जो पहली स्टेज पे हमें रिसीव होती हैं परसेप्शन प्रोसेस की पहली स्टेज पे, जो हम अपनी 5 सेंसेस से रिसीव कर रहे हैं, वो सेंसेशंस हैं। परसेप्शंस क्या है, उनकी इंटरप्रिटेशंस। सेम सेंसेशंस के डिफरेंट मीनिंग्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। कोई जोक सुना तो वो जोक कास्ट बेस्ड है, सेंसेशन तो सेम है, जोक सबके कानों ने वही जोक रिसीव किया, लेकिन डिफरेंट मीनिंग। एक पर्सन ऐसा था जो उसी कास्ट का बैठा था, वो ऑफेंड हो गया, बाकी लोग खिलखिला के ऐसे। डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, डिफरेंट परसेप्शन। एक ही पर्सन है खलीलुर रहमान कमर, उससे कुछ लोग उसको देख के सेम सेंसेशन सेम, उसको देख के कुछ लोग कुछ इंटरप्रिटेशन लेते हैं, कुछ लोग कुछ इंटरप्रिटेशन लेते हैं। कुछ लोगों का वो मुर्शद है, कुछ लोगों को उससे नफरत है। तो सेंसेशन सेम होती हैं, परसेप्शंस डिफरेंट होती हैं। सेंसेशंस क्या है, जो पहले स्टेज पे बात आई थी, क्यों सेम होती हैं और आगे जाकर क्यों डिफरेंट हो जाती हैं। बेटा आगे जाकर डिफरेंट तब होती है जब उन पे इतने सारे फैक्टर्स अमल करते हैं हमारी नेचर के, बिलीव्स, वैल्यूज, कल्चर, रिलीजन वगैरह, वो डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट होता है। तो वो जाके जब सेम सेंसेशन को इंटरप्रेट करने में हम यूज़ करते हैं तो इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होती है। फिर बेटा परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी का आपकी बुक में दिया हुआ है टॉपिक। हम कौन सी चीज़ें परसेप्शन के लिए चूज़ करते हैं, उन पे क्या क्या, उनमें क्या क्या शामिल है बेटा। हमारे इंटरनल फैक्टर्स, हैबिट्स वगैरह, पर्सनैलिटी वगैरह, इनके अकॉर्डिंगली, और एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो बेटा ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देखिएगा। हम मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। मैनेजमेंट डिसीजन लेते हुए जब मैंने परसेप्शन बनानी है फॉर एन एम्प्लॉय, रिगार्डिंग एन एम्प्लॉय, वहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम सामना करना पड़ सकता है। पहली, हॉलो इफेक्ट। हॉलो इफेक्ट क्या है? जब हम किसी पर्सन की एक कैरेक्टरिस्टिक पर या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर उसके बारे में एक जनरल इंप्रेशन बना लेते हैं, जनरल इंप्रेशन, क्रिएटिंग अ जनरल इंप्रेशन about a person from her, his or her characteristic.
एक एम्प्लॉय है मेरा, बहुत ज़्यादा काबिल भी है, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी देता है, लेकिन वो लेट आता है। उसके लेट आने की बेस पे मैं उसको बेटा क्या कहूँ कि ये एम्प्लॉय मेरा किसी काम का नहीं है, इसके बारे में परसेप्शन बना लूँ कि दिस इज द एम्प्लॉय दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क हियर फॉर एनी लॉन्गर, और दिस इज द एम्प्लॉय हु इज नॉट यूजफुल फॉर द एक्सक्यूज मी ऑर्गेनाइजेशन। सर, जी जी सर मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में, तो आर वी डन विद स्टेजेस ऑफ परसेप्शन एंड परसेप्शनल सेलेक्टिविटी? जी बेटा, स्टेजेस ऑफ परसेप्शन के बारे में मैंने ये आप लोगों को बताया था कि 3 स्टेजेस ही होती हैं बेटा। पहले जब भी कोई हम चीज़ अपने माइंड आँखों से या 5 सेंसेस से रिसीव करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास कौन सी स्टेज है। उस पर हमने बेटा बात की कि ये हमारी सिलेक्शन की स्टेज है। फिर हम अपने माइंड में डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं सो दैट इट कैन बी इंटरप्रेटेड, उसको हमने कहा ये ऑर्गेनाइजिंग की स्टेज है। फिर हमने कहा कि उस पर जब हम अपनी बिलीफ्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, एक्सपीरियंसेस वगैरह अप्लाई करके इंटरप्रेट करते हैं, वो इंटरप्रिटेशन की स्टेज है। फिर बेटा हमने जब बात आई इस तरफ परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी की तरफ, तो परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी क्या है बेटा कि किस तरह बाज लोग परसेप्शंस के लिए अपने स्टिमुलस को चूज करते हैं। स्टिमुलस को चूज करना है, जिस तरह आप लोगों ने सिलेक्टिव परसेप्शन पढ़ा था। सिलेक्टिव परसेप्शन में क्या है कि कुछ हम अपनी मर्जी के स्टिमुला को रिसीव करते हैं, चूज करते हैं टू इंटरप्रेट। तो अब वो किस बेस पे लोग चूज करते हैं, उसमें हमारे इंटरनल फैक्टर्स, हैबिट्स वगैरह भी आ जाती हैं बेटा। हम अपनी हैबिट से रिलेटेड चीज़ों से, ऐसी चीज़ें जो हमें हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हों, जो हमें मोटिवेट करते हों, उनको हम जल्दी नोटिस करते हैं, उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसी चीज़ें जिनका चूज होना एक्सटर्नली, हमारे इंटरनल सिस्टम से उनको कुछ लेना देना नहीं है एक्सटर्नली। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ ऐसी है जो नई है, पहले नहीं देखी हुई, उसको हम फौरन नोटिस करते हैं। जब नोटिस करना पहली स्टेज आ जाती है इंटरप्रिटेशन की, परसेप्शन। कोई चीज़ मूव कर रही है, उसकी तरफ हमारी तवज्जो ज़्यादा जाती है, वो स्टिमुलस हम इंटरप्रेट करते हैं। कोई चीज़ रिपीट हो रही हो, कोई चीज़ कॉन्ट्रास्ट में दी भी हो, आप लोग साइन बोर्ड्स देखो जो एक ही कलर में सारा कुछ दिया वो, उसको देखो, और जिसमें कलर कॉन्ट्रास्ट अच्छा हो उसको देखो, हम कौन से को ज़्यादा नोटिस करते हैं। साइज के हिसाब से हम स्टिमुलस रिसीव करते हैं। लार्ज जो स्टिमुलस होता है उसको रिसीव करने के चांसेस, नोटिस करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल। तो बेटा ये छोटी छोटी बातें थी। जो मेन टॉपिक था वो हॉलो इफेक्ट, उस पर हम पहले की तरफ आए थे। बेटा किसी पर्सन की एक कैरेक्टरिस्टिक की बिना पर पूरा इमेज उसके बारे में कायम कर लेना है, जो अक्सर आप लोगों के साथ घर में होता है। आप लोग सारा काम करोगे, घर का भी, का अपना भी, बाहर से चीज़ें ला के देनी है वो ला के दोगे, मम्मी का हाथ बटाना है वो बटाओगे, पढ़ना है पढ़ोगे, कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं उन्हें टाइम देना है टाइम दोगे। लेकिन अब सुबह जब देर से उठते हो, कोई भी मसला हो, घर वाले क्या कहते हैं, जी फारिग है, क्यों सुबह इतनी देर से उठता है, इतनी देर से उठती है। अब वो क्या कर रहे हैं, आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे आपके बारे में जनरल इंप्रेशन बना लिया कि फारिग है, किसी काम का नहीं है। ये हेलो इफेक्ट है। जब मैं एज अ मैनेजर एम्प्लॉयज को मैनेज करूं तो आई हैव टू नोटिस, आई हैव टू बी केयरफुल नॉट टू जनरलाइज एन assumption about him based on a single characteristic। वरना क्या हो सकता है, आई माइट lose any potential advantage that I could gain from him। I might not optimize the use of that resource। किसी की एक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जब जनरल assumption कायम करूंगा तो मैं काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकता हूँ एज एन एम्प्लॉयर, जो मैं उस पर्सन से काम ले सकता हूँ वो सारे। तो बेटा
ये एक हेलो इफेक्ट, ये तो एक ऐसा हमने कैरेक्टरिस्टिक ली जो फिर भी चलो इतनी नेगेटिव नहीं है। मैं देखूं कि मैं हेलो इफेक्ट ये भी हो सकता है कि मैं अपने पर्सनल ग्रज की बेस पे एक कैरेक्टरिस्टिक, इस पर्सन ने एक बार मुझे सलाम नहीं किया था, इसकी प्रमोशन करनी है नहीं करनी, इससे जूनियर की करनी, क्यों? दिस पर्सन डज नॉट रिस्पेक्ट मी। हाउ डू यू नो दैट पर्सन डज नॉट रिस्पेक्ट मी? वन डे ही डिडंट से सलाम टू मी। तो किसी की एक कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे उसका पूरा इमेज डिस्टर्ब करना, बायस कर देना, वो हेलो इफेक्ट कहलाता है। फिर स्टीरियोटाइपिंग हमें हमजा बताएगा। व्हाट इज स्टीरियोटाइपिंग? सर किसी एक एक ग्रुप ऑफ पीपल की बेस पर ना किसी एक बंदे के बारे में कोई मतलब एक जहन बना लेना कि ये ग्रुप ऑफ लोग ऐसे हैं तो ये बंदा भी उसी ग्रुप से है तो ये भी ऐसे ही होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। स्टीरियोटाइप्स जनरल अजम्पशंस होती हैं, जनरल अजम्पशंस फेमस अबाउट अ ग्रुप। तो अब किसी कास्ट के बारे में, एथनिसिटी के बारे में, एज ग्रुप के बारे में, जेंडर के बारे में कोई स्टीरियोटाइप फेमस हो और मैं उसी की बेस पे उसको जज कर रहा हूँ। अब बेटा सिचुएशन गिवन हो, सिचुएशन आपको ये हो कि मिस्टर राहील इज अ मैनेजर and he is interviewing candidates for the job of किसकी हम एग्जांपल लें, ऑफ मैनेजर ऑपरेशंस के लिए कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रहा है मिस्टर राही। while interviewing, after the interviews, when the decision was being made, he rejected the CVs of all the female candidates, saying that these candidates are going to put their family in front of their jobs. Now, what is the perceptual problem that is hindering Rahil's judgment? क्या होगी भाई? क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? सर रिपीट कर दें। रिपीट कर रहा हूँ भाई। Rahil is the manager who is interviewing candidates for the job. After the interviews, when the decision was being made, he eliminated all the female candidates, saying that these candidates are going to put their family, or these candidates are going to prefer their families over jobs. What is polluting Rahil's perception about these candidates? सर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के Then मेन और वुमेन जो है वो एक जैसा काम नहीं कर सकेंगे एनवायरनमेंट में। gender stereotyping कि women put their families first. तो इस तरह का क्वेश्चन इस पे बेटा छोटा सा पूछ सकते हैं और फिर पूछ सकता है कि हाँ जी स्टीरियोटाइपिंग होती क्या है ये भी बता दें, या फिर परसेप्चुअल प्रॉब्लम से पूरा आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा जी, सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन सिलेक्टिव परसेप्शन बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ा था, क्या है भाई? सर अपने मतलब की बात समझना। वही जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट उसी चीज को इंटरप्रेट और परसीव करना, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं एक पर्सन को आइडियलाइज करता हूँ, उस पर्सन के बारे में कोई ऐसा न्यूज़ है उस पर्सन के बारे में, या कोई ऐसा स्कैंडल फेमस हो जाए जिससे वो पर्सन काफ़ी मलाइन हो सकता हो,
लेकिन मेरी परसेप्शन इतनी बायस्ड हो कि मैं कहूँ नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो सिलेक्टिव परसेप्शन कहलाती है। एक एम्प्लॉय जो मेरा फेवरेट हो, वो एम्प्लॉय कुछ गलत करे और मैं कहूँ नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, इसने ऐसा नहीं किया होगा, ये तो हमेशा अच्छा काम करता है, दूसरे किसी ने किया होगा, ये किस चीज़ की बेस पे मेरी परसेप्शन इतनी गलत हो रही है? सिलेक्टिव परसेप्शन। क्या कि उस जब भी कोई अच्छा होता है उस एम्प्लॉय से रिगार्डिंग, उसको तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जब भी कुछ बुरा होता है तो मेरा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। ये सिलेक्टिव परसेप्शन है। किसी भी बात में से हमने कहा था अपने मतलब की बात, या वो बात जो मेरे बिलीफ्स, मेरे आइडियाज़ को, मेरी आइडियोलॉजीज को सपोर्ट कर रही है, उस बात को रिसीव करना, परसीव करना सिलेक्टिव परसेप्शन करना। तो बेटा सिलेक्टिव परसेप्शन मैनेजरियल डिसीजंस में एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। अब बेटा कंट्रास्ट इफेक्ट्स, यहाँ पे आप सबके जख्म ताज़ा होंगे। जब आपको दूसरों से कंपेयर किया जाता है तो क्या वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एबिलिटीज की ट्रू इमेज देता है? नहीं। कंट्रास्ट इफेक्ट क्या है? जब मैं एक पर्सन को बाकी लोगों से या किसी और पर्सन से कंपेयर करके उसके बारे में इमेज बनाऊंगा, जैसे आपको कहा जाता है देखो मामू के बेटे को, देखो पप्पू की बेटी को, कहां से कहां पहुंच गई है, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और अक्सर आप उधर बैठ के सोच रहे होते हैं क्या मैं इतना निकम्मा हूं, क्या मैं इतनी निकम्मी हूं? Am I a failure? Am I not achieving anything in my life? Is that person really better than me? और फिर वहां पे आप लोग काफी जिच हुए होते हैं, आप लोग काफी जो है तो वहां पे परेशान हुए बैठे होते हैं कि I'm not that inferior as these people are trying to tell me. I'm not such a failure. वहां पे इशू क्या हुआ पड़ा है? वो लोग आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं एज कंपेयर्ड बाय कंपेयरिंग टू द अदर पर्सन। Every individual is unique. He has his own set of characteristics. He has his own set of choices, his own set of nature. बेटा कंट्रास्ट इफेक्ट्स हमें सही परसेप्शन नहीं देते। मैं किसी के अगर मैं बैठा हूँ जी, हम देख रहे हैं कि जॉब इंटरव्यू कर रहे हैं, जॉब इंटरव्यू में जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं जब उनसे क्वेश्चन करते हैं, इंतहाई पैथेटिक कैंडिडेट्स आ रहे हैं। उनमें से एक ऐसा आता है अंधों में काना राजा, तो कुछ बेहतर। मैं अपने माइंड में ये इमेज बना लूं भाई ये सबसे अच्छा जो है तो कैंडिडेट था, इसको मैं जो है तो जॉब दे देता हूँ, ये बेहतरीन कैंडिडेट। अब मेरी ये परसेप्शन अंधों में काना राजा मैंने कहा था कि गुजारा था इसके इंटरव्यू। अब मेरी ये परसेप्शन कि ये बेस्ट है, तो किस चीज की वजह से कंपेयर कर रहा हूँ मैं उससे पहले जाने वाले जो निकम्मे आए उनसे। तो जब मैं किसी को किसी इंफीरियर से कंपेयर करके, उससे इंफीरियर पर्सन से कंपेयर करके परसेप्शन अपने माइंड में बनाता हूँ, तो वो परसेप्शन भी ट्रू परसेप्शन नहीं होती या ऑनेस्ट परसेप्शन नहीं होती ऑफ हिज कैपेबिलिटीज। जब मैं उससे सुपीरियर से भी कंपेयर करके ये डिफरेंट पर्सन से उसके बारे में परसेप्शन बनाता हूँ, तो वो परसेप्शन भी ट्रू नहीं होती। और एक आखिरी चीज बेटा, रिजेक्शन, जो आई एम सॉरी टू से आजकल हम लोग भुगत रहे हैं।
अब बेटा projection, projecting my own personality to the others, projecting my own characteristic to other people, या projecting a person's single characteristic to the other fields. दोनों चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो बेटा ये कि मैं अपनी कोई कैरेक्टरिस्टिक दूसरों पे प्रोजेक्ट कर देता हूँ। मैं एक लीडर हूँ, एक मैनेजर हूँ, खुद इंथुजियास्टिक हूँ, मोटिवेटेड हूँ, और मैं जो है तो अगर एक्स्ट्रा काम करना भी पड़ जाए तो आई एम विलिंग टू डू दैट। मैं 4 घंटे भी एक्स्ट्रा आवर्स लगाना चाहते हैं, चाहे पड़ जाए तो आई एम विलिंग टू डू दैट, फॉर एग्जाम्पल। अब जब मैं एम्प्लॉयज़ की स्केजुलिंग कर रहा हूँ और मैं स्केजुलिंग करते हुए एज अ मैनेजर माइंड में ये रखूँ कि जितना मैं सेटिस्फाइड हूँ जॉब से उतना ही मेरा एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड है, तो मैं क्या करूँ, आई एम प्रोजेक्टिंग माई ओन कैरेक्टरिस्टिक टू द अदर पर्सन। जितना मैं खुद को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कमिटेड फील करता हूँ उतना नेक्स्ट पर्सन को भी इमेजिन कर रहा हूँ, तो इज इट गोइंग टू बी यूजफुल for me while deciding things for others? No. और प्रोजेक्शन ये भी होती है बेटा कि किसी पर्सन की एक कैरेक्टरिस्टिक को मैं क्या करूं, दूसरे फील्ड में भी अप्लाई कर दूं। वो जो प्रोजेक्शन है उसका नाम हमने पहले पढ़ा हेलो इफेक्ट। किसी पर्सन की एक कैरेक्टरिस्टिक को बाकी फील्ड्स में, बाकी सारी चीज़ों में अप्लाई करना हेलो इफेक्ट है, और अपनी किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को बाकी लोगों पे अप्लाई करना प्रोजेक्शन है। हेलो इफेक्ट अब मैं इन सारों को रिपीट करता हूँ बेटा। परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स जिनकी बेस पे हमारी परसेप्शंस ट्रू परसेप्शंस नहीं होती हैं, और वो ट्रू परसेप्शंस ना होना हमें मैनेजमेंट डिसीजन में नुकसान दे सकता है। पहला हेलो इफेक्ट, जिसमें हम किसी पर्सन की एक कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे उस पर जनरल अजम्पशन कायम कर लेते हैं। कोई इंसान सारा काम ठीक करता है, लेट आता है, मैं उसे कहूँ कि ये नॉन कोऑपरेटिव है, हेलो इफेक्ट। एक पर्सन है क्रिकेट कैप्टन अच्छा रहा, हम पूरी कौम ने समझा कि ये वजीर आजम भी, प्राइम मिनिस्टर भी अच्छा होगा, हमने क्या किया, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक को बाकी सारे उसकी बेस पे उस पर जनरल अजम्पशन कायम की, हेलो इफेक्ट। फिर हमारी परसेप्शन जो है तो वो अफेक्ट हो सकती है थ्रू बाय स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइप जेंडर बेस्ड, रेस बेस्ड, कुछ भी हो सकते हैं, एथनिसिटी बेस्ड, एज बेस्ड। फिर हमारी परसेप्शन मलाइन हो सकती है थ्रू सिलेक्टिव परसेप्शन। हमारी परसेप्शन ट्रू परसेप्शन नहीं होगी इफ दैट इज मेड इन कॉन्ट्रास्ट व्हाइल कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग अ पर्सन विद द अदर पर्सन्स। And if we are projecting our own characteristics to the other persons, that is still not going to give us the true image of the situation or the person. तो ये बेटा एक छोटा सा आज का टॉपिक था, और इंतहाई हैज़ार्ड किस्म का टॉपिक है, बिखरी हुई इंफॉर्मेशन है। बस उसमें से जो मैंने आपको बताया शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, उसको आप लोग